हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज जो कि केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए, सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर हमको प्रोवाइड कराया है उसमें 20 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज आएंगे और उन 20 में से 7 to 8 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आएंगे। ये निश्चित है, ये 100% कंफर्म है। तो हमको इन एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं फटाफट यहाँ पर आपको एमसीक्यूज बताता जाऊँगा और आप उनके जो आंसर्स हैं वो गैस करते जाएंगे, साथ साथ हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी समझते जाएंगे कि ये कैसे इसका आंसर आया है और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यानी एक जो अंडे होता है, अंडे का जो बाहर का छिलका होता है उसको कुचल दिया गया है, क्रश कर दिया गया है और उसमें एक सॉल्यूशन मिलाया गया है जो उसके साथ रिएक्शन करने पर एक गैस निकालता है जो कि लाइम वाटर को चूने के पानी को मिल्की कर देती है, यानी दूधिया कर देती है, सफ़ेद कर देती है एकदम से। तो वो सॉल्यूशन कौन सा है या सॉल्यूशन में क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा आप सोच के बताइए फटाफट कि क्या होगा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। एक इक्वेशन दी हुई है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड है, उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है और फिर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। तो एक ऑप्शन है ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है। सी, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और डी लिखा है लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो भाई देखो, लेड तो रिड्यूस हो नहीं रहा है बल्कि लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है बल्कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी कि जो ए और बी है वो तो इनकरेक्ट है। इसका मतलब सही है सी और डी। तो हमें पहले मगर इसमें छांटना है क्या, इनकरेक्ट। तो ए और बी जिसमें लिखा है कि वो इनकरेक्ट हो वो है 2 का ऑप्शन है, वो क्या है आप बताइए। यानी 2 का जो आंसर होगा वो होगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। ऑप्शन दे रखे हैं A 1, B 4, C 5 और D 10। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका pH कितना होगा? तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है वो होता है बेस का, है ना। तो जो बेस होते हैं उनकी pH कितनी होती है 8 to 14, यानी कि इसमें से ऑप्शन जो है वो D वाला, क्योंकि 10 है वो, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक रिएक्शन दी हुई है Fe2O3 + 2Al विल गिव Al2O3 + 2Fe। अब रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, पूछा हुआ है कि जो रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर वो किसका एग्जांपल है। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, हमको देखना है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ऑक्सीजन जो है वो आयरन के पास थी और जब वो प्रोडक्ट में बदल गया रिएक्शन के बाद तो वो ऑक्सीजन चली गई है एल्यूमिनियम के पास, यानी कि सिंगल एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा 4 का वो होगा डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर चूज करना है। कह रहे हैं कि अब आयरन की फिलिंग्स होती है, जो चूरा होता है आयरन का यानी लोहे का, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो पहले ही हमको पता लग जाना चाहिए भाई आयरन क्या है, एक मेटल है, उसमें डाइल्यूट HCl यानी एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, इनमें से चारों में से केवल एक में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी 5 का जो आंसर होगा वो A वाला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर 10 ml है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 8 ml लगता है।
ठीक है। तो यानी कि 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml लगता है, तो 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, 8 का दुगना, यानी कि 8 का दुगना कितना होगा, 8 to 16, यानी कि जो 6 का आंसर है वो होगा डी, 16 ml। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। भाई आयरन का, लोहे का एक फ्राइंग पैन है, तो उसको जंग लगने से कैसे बचाया जाएगा। इनमें से 4 तरीके दे रखे हैं। ए है अप्लाइंग ग्रीज, उसमें कोई ग्रीजिंग कर देंगे यानी तेल वगैरह कुछ लगा देंगे। बी अप्लाइंग पेंट, उसमें पेंट कर देंगे। सी अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोई कोटिंग कर देंगे, परत चढ़ा देंगे। या डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर चारों कर देंगे। तो देखो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है, अगर हम ग्रीज लगाएंगे, तेल लगाएंगे, पेंट लगाएंगे तो भी आग लगने के चांस है, क्योंकि आयरन का फ्राइंग पैन है, इसमें हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, कभी चाय बनाते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि जिंक की कोटिंग है, जिंक की एक परत चढ़ाई दी जाएगी, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाएगा। 7 का आंसर होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that, भाई जब हम खाना बनाते हैं और किसी बर्तन के बाहर का हिस्सा यानी जो परत नीचे का जो हिस्सा है बॉटम वो काला हो जाए बाहर से, तो क्या उसका मतलब है। ए लिखा है द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, खाना सही से नहीं बनाया है। बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जिससे हम खाना बना रहे हैं, गैस है, लकड़ी जो भी है उसका वो जो सही से नहीं जला है। या सी द फ्यूल इज वेट, कि जो ईंधन है, जो फ्यूल है वो गीला है। डी लिखा है द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, कि फ्यूल सही से पूरी तरह जल चुका है। भाई देखो कोई बर्तन जब नीचे से काला हो जाता है अगर बाहर की तरफ से खाना बनाते समय, इसका मतलब ये है कि उसमें कार्बन जम गया है, जो फ्यूल है वो सही से नहीं जला, यानी कि आंसर होगा 8 का बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फूड कैंस आर कोटेड विद इन टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, जो फूड कैंस होते हैं जिनमें खाना रखा जाता है, कुछ कैंस जैसे बर्तन होते हैं जिनमें खाना रखा जाता है, टिफिन समझिए, तो उनको टिन से कोट किया जाता है, टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं चढ़ाई जाती। क्यों? तो ए ऑप्शन है जिंक इज कॉस्टली देन टिन, जिंक जो है टिन से महंगा है। बी जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, क्योंकि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है टिन से। सी लिखा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है। या डी जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, कि जिंक जो है टिन से कम क्रियाशील है। तो भैया क्योंकि टिन की कोटिंग की चढ़ाई जाती है, इसका मतलब कि टिन कम क्रियाशील है ना, और जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि इसका आंसर होगा 9 का, बताइए क्या होगा, 9 का आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, अपच के लिए कौन सी दवाई का इनमें से प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा से क्वेश्चन है, और ऑप्शन है ए एंटीबायोटिक, बी एनाल्जेसिक, सी एंटीसिड, टी एंटीसेप्टिक। तो आपको पता ही होगा कि जो इंडाइजेशन है उसके लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। 10 का आंसर होगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर ए एंड बी। तो नदियां हैं ए और बी, और उनके पास कुछ फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो कि अपना कूड़ा करकट गंदगी वो इनमें डाल देती है, नदियों में ए और बी में। वाटर सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम दीज 2 रिवर्स, इन 2 रिवर्स में से वाटर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैन सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वॉज एसिडिक, ये पाया गया कि जो सैंपल रिवर ए से लिया गया था वो एसिडिक है, जबकि जो रिवर बी से लिया गया था वो बेसिक है। द फैक्ट्रीज लोकेटेड नियर ए एंड बी आर, तो हमें बताना है कि जो ए और बी के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं वो किस तरीके की फैक्ट्री में क्या बनता है। तो देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी। ए में लिखा है सोप्स एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर ए, कि ए के आसपास सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्री है, और बी के आसपास अल्कोहल डिस्टिलरी की फैक्ट्री है। बी ऑप्शन है कि बी के पास सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्री है और ए के पास अल्कोहल डिस्टिलरी की फैक्ट्री है। सी लिखा है कि ए के पास लेड स्टोरेज बैटरी बनाई जाती है उसकी फैक्ट्री है, और बी के पास सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्री है। और डी में ऑप्शन है कि बी के पास, जो नदी बी है उसके पास लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, और ए के पास सोप और डिटर्जेंट फैक्ट्री है। तो हम पहले ये पता लगा लें कि क्या होता क्या है। ए जो है वो उसका नमूना एसिडिक पाया गया, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बैटरीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, उसके आसपास। और जो बी है, रिवर बी, उसका बेसिक है, तो इसका मतलब यह है कि सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्री उसके आसपास हो सकती है। इसका यानी कि आंसर होगा 11 का, वो होगा 11 का आंसर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें एक टेबल दे रखी है,
और 4 मेटल्स के नाम दे रखे हैं, गोल्ड, सोडियम, जिंक और प्लेटिनम, और उनकी अलग अलग रिएक्शंस दिखा रखी हैं, कभी एयर के साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ। तो पहले हम इस टेबल को देखेंगे और गौर करेंगे कि इसमें जो गोल्ड है उसकी किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं हो रही है, ना तो एयर के साथ, ना वाटर के साथ और ना एसिड के साथ। और इसी प्रकार से जो प्लेटिनम है उसकी भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो रही, जबकि सोडियम की सबके साथ वॉलेंटरी रिएक्शन हो रही है, और जिंक की जो है रिएक्शन हो रही है मगर वो सोडियम की तरह ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो अब इसके नीचे क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द अबव मेटल आर लाइकली टू बी ऑब्टेन इन देयर प्योर स्टेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, कि ज़मीन में से इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि प्योर स्टेट में पाया जाता है। तो देखो जो प्योर स्टेट में पाए जाते हैं मेटल्स वो ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्शंस किसी से नहीं होती हैं या फिर बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। तो ध्यान रखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन होता है जिसमें चीज़ें। तो पहला लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट कम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की कम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो नंबर है, संख्या है, बराबर होती है। और डी कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी जो हो सही हो सकता है अलग अलग रिएक्शंस के लिए। जो पहला वाला है ए इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में लिखा हुआ है कि सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो सोडियम इज। भाई ये कह रहा है कि सोडियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम के बाद आता है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम पहले है फिर सोडियम है। तो ये कह रहा है इसका कारण बताएं। ऑप्शन है एक कि ये कह रहा है सोडियम जो है नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव नहीं है। बी मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, वो पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। सी इक्वली रिएक्टिव एज पोटेशियम, ये पोटेशियम के बराबर ही रिएक्टिव है। और डी लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। तो भाई पोटेशियम के बाद आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पोटेशियम से बताइए कम रिएक्टिव है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इनमें से एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। 3 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, पी क्यू आर। पी में लिखा है दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्यू दे रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और आर में लिखा है दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टीज एसिड की हैं, इसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ए कि केवल पी ही इसकी प्रॉपर्टी है। बी में लिखा है कि भी पे और आर दोनों ही एसिड की प्रॉपर्टी हैं। सी में लिखा है क्यू और आर, और डी में लिखा है सभी इसकी प्रॉपर्टी हैं। तो देखो हमें पता है कि एसिड जो है वो कड़वे तो होते ही नहीं, खट्टे होते हैं, तो यानी पी तो होगा ही नहीं, तो बचा क्यू और आर, यानी कि सी वाला इसका आंसर होगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है सम एक्टिविटीज कॉज द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया टू बिकम एसिडिक। वंस दीज एक्टिविटीज आर स्टॉप्ड द लैंड हैज टू बी ट्रीटेड टू इनेबल प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से किसी जगह की जो सॉइल है, मिट्टी है और पानी है वो एसिडिक हो गया है, और इसमें जब एक बार इन चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा इन एक्टिविटीज़ को, तो ज़मीन में फिर से प्लांट्स उग पाएंगे एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द लैंड टू डिक्रीज द एसिडिटी परमानेंटली, कि वो कह रहे हैं कि इनमें से नीचे दी गई चीज़ों में से क्या चीज़ मिलाएं जिससे कि उस मिट्टी की एसिडिटी हमेशा के लिए कम हो जाए एंड अलाउ प्लांट्स टू ग्रो वंस अगेन, और जिससे कि पेड़ पौधे दोबारा से उग सकें। ऑप्शन ए है वाटर विच इज़ न्यूट्रल, कि मिट्टी में पानी मिलाया जाए। बी लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज़ बेसिक, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाए क्योंकि वो बेसिक है। सी सोडियम क्लोराइड विच इज़ न्यूट्रल, सोडियम क्लोराइड मिलाया जाए क्योंकि वो न्यूट्रल है। और डी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाए। तो भाई देखो एसिडिक है मिट्टी, तो उसमें कोई बेसिक चीज़ मिलाएंगे जिससे कि वो थोड़ा उसकी एसिडिटी कम हो जाए, यानी कि इसका आंसर होगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से नीचे दिए हुए जो फॉर्म्स हैं उनमें से किसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ए है ओनली इन सॉलिड फॉर्म, की केवल सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बी है बोथ इन सॉलिड फॉर्म एंड इन एक्वा सॉल्यूशन, की सॉलिड फॉर्म में भी, ठोस फॉर्म में भी और एक्वा सॉल्यूशन में भी
इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि बिजली को यानी विद्युत धारा को कंडक्ट कर सकते हैं। फिर सी है बोथ इन एक्वा सॉल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म, एक्वा सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं और मोल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में भी कर सकते हैं। डी है इन सॉलिड फॉर्म, मोल्टन फॉर्म एंड इन एक्वा सॉल्यूशन, और वो कह रहा है तीसरे डी में कि तीनों में कर सकते हैं। तो भाई देखो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। 17 का सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है पायल हैज टू अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। एक लड़की है पायल और उसको 3 चीज़ों को यानी वाइन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ब्लड को हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन के घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना, अरेंज करना है। तो देखो भी पहले हम देखें कि पीएच सबसे ज़्यादा किसका है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद जिसका पीएच है उसको उसके बाद, और सबसे कम पीएच वाले को सबसे लास्ट में, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को सबसे पहले, पीएच 10 है उसका 10.5, फिर उसके बाद ब्लड को पीएच 7.4 है और सबसे लास्ट में रखेंगे वाइन को। तो ऐसा क्रम किस में है, ऐसा सीक्वेंस किस में है, ऐसा सीक्वेंस है सी में, यानी 18 का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग सोडा इनमें से चारों में से किसका मिक्सचर है। तो मैं आपको बता दूं कि बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और किसी भी माइल्ड एसिड यानी टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो आंसर जो ऑप्शन सी है केवल वही आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, या टार्ट्रिक एसिड की जगह सिट्रिक एसिड भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है केमिकल रिएक्शन दिखा रखी है इसमें, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्होंने इनको नाम दे रखा है W, X, Y और Z, इनकी वैल्यूज बतानी है W, X, Y, Z की। तो आप यहाँ पर अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा इक्वेशंस को बैलेंस करना, तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो हम पाएंगे कि W = 1 आएगा, X = 2, Y = 1 और Z = भी 2 आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें लिखा है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो एक चैप्टर नंबर 1 में ही एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत एक रिएक्शन दी गई है, उसके बारे में पूछा गया है और कि ये जो रिएक्शन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में उसमें क्या क्या होता है। तो ए ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेकिंग प्लेस, उसमें जो एटम्स का एक्सचेंज होता है। बी एक्सचेंज ऑफ आयंस, सी प्रेसिपिटेट बनता है, डी इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या है हमें छांटने हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स तो होता ही नहीं है, और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होती है तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, और सोडियम और बेरियम आयन बनते हैं, यानी कि बी, सी और डी इसके सही आंसर हैं। इसका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला ऑप्शन जिसमें बी, सी और डी लिखा है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो एक इसमें दे रखा है असर्शन और एक दे रखा रीज़न, और हमें पहले इसके बारे में बात करते हैं कि असर्शन क्या है। असर्शन में लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टेबलेट, कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल जो अपच होती है, एसिडिटी होती है, उसके इलाज में जो एंटासिड टेबलेट्स होती हैं उसके बनाने में किया जाता है। और इसका रीज़न दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है इसीलिए। तो देखिए मैं उसको आपको बताऊं कि जो असर्शन है इसका वो तो बिल्कुल सही है, मगर जो रीज़न है वो गलत है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो 22 का सी होगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट नहीं है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। असर्शन दे रखा है कि मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रीज़न दे रखा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो इसमें बता दूं आपको कि असर्शन है कि मेटल और एलॉय गुड कंडक्टर होते हैं, तो ये बात सही है, जबकि जो रीज़न है वो गलत है, क्योंकि मेटल और एलॉयज दोनों ही में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जिसमें ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें असर्शन दे रखा है कि एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। एस्टरिफिकेशन में एक मीठा सा कोई सब्सटेंस मिलता है, और रीजन दे रखा है व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। तो इसका मैं आपको बताऊं कि 24 का जो असर्शन है
और वो भी सही है और रीज़न भी सही है, मगर जो रीज़न है वो असर्शन ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें असर्शन दे रखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू डिकम्पोज्ड इज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जो सब्जी वगैरह होती हैं यानी ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उसको जब सड़ाया गलाया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें जो हीट है वो देनी पड़ती है। और रीजन दे रखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स, कि डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो कि सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अभी देखिए इसमें जो 25 है क्वेश्चन, इसमें ए वाली जो बात है वो गलत है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है बल्कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें गर्मी निकलती है बाहर। तो ए तो फॉल्स हो गया, मगर आर जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन होगा वो 25 का आंसर होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में एक फिगर दिया गया हुआ है और इसमें यहाँ दिखा रखा है कि हमें एक मैग्नीशियम रिबन है और उसको जलाया जा रहा है और नीचे कुछ इकट्ठा हो रहा है एक वॉच ग्लास में और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है उसमें। तो ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप, इनमें से कौन सी बात सही है। तो ऑप्शन है ए ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, बी कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज इवॉल्व्ड, सी मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, और डी रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। तो आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 1 का एक फिगर है और इसमें जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है एक वाइट, जैसे कि हम लोग दिवाली में फुलझड़ी जलाते हैं उसके जैसे चमक के साथ जलता है, यानी कि ऑप्शन होगा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इसी टेबल के बेस पर क्वेश्चन नंबर 27 to 30 के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें मेटल दे रखे हैं ABCD और हमने ये देखना है कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है और किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मेटल A है वो 4 में से केवल 2 रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फेट करता है। बाकी आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है मेटल ए। मेटल बी जो है चारों के साथ रिएक्शन कर रहा है, सी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है और एक के साथ रिएक्शन कर रहा है, जबकि जो डी मेटल है वो किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो ABCD हमने ऊपर देखे उनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो अभी देखिए रिएक्टिव मेटल वो होगा जो सबके साथ रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन कर रहा होगा। तो हमने देखा कि जो सबके साथ रिएक्शन कर रहा है वो है बी। तो इसका जो 27 का आंसर बी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है। मेटल डी था वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इन्हीं का ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि बढ़ती हुई रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल को पहले लिखेंगे और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को लास्ट में लिखेंगे। तो अगर हम देखें तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो था वो था डी, और यानी और सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव था वो था बी, यानी कि सी या डी ऑप्शन में से एक होना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे बी और डी को कंपैरिजन करें तो उसके बीच में ए और सी को कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि डी सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, उसके बाद उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सी और उससे ज़्यादा थोड़ा ए और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 29 का हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा है मेटल डी कैन बी। मेटल डी क्या हो सकता है। तो देखिए मेटल डी जो था वो किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो वो क्या वो सोडियम हो सकता है, नहीं, सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है। मैग्नीशियम हो सकता है, नहीं, वो भी वो काफ़ी रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है और वो हो सकता है केवल और केवल AU यानी कि गोल्ड यानी सोना, क्योंकि सोना जो है वो रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गए हैं MCQs। और आपके अगर कोई क्वेरीज हों, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर मुझे भेजें और नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही MCQs लेके आऊँ फिजिक्स में और बायोलॉजी में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।